नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो भारतीय संविधान यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की जो टॉपिक वाइज श्रृंखला चल रही है, तो आज इसकी 5वीं वीडियो है। अगर आपने 4 वीडियो नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, है ना। और मैं बता देता हूँ कि ये संविधान की अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे, यानी शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि भारतीय संविधान की बात हो रही तो जाहिर सी बात है मैं उसी की बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं बात थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद में देखिए, मूलतः भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, है ना। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, ठीक बात है ना। 1951 में जोड़ी गई थी। सारी डिस्कस अभी मैं बात कर दूंगा। तो पहली बात तो चैनल को जो जितने भी नए कैंडिडेट देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, है ना, ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिल सके। ओके, तो अगले पीपीटी पे चल रहा हूँ। देखिए, मैं बता दे रहा हूँ। पहली चीज़ तो मैं यहाँ से हर चीज़ थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ, उसके बाद में बता, देखो मेरी बात को समझो। मैं बता रहा हूँ कि संविधान में पहली अनुसूची में दिया गया है कि राज्य और उसका संघ क्षेत्र, है ना। मतलब क्या है कि जो राज्यों के नाम में एवं उनके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है ना। संघ तथा क्षेत्र की सीमाओं में उनकी सीमाएं क्या है, उस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। 1 से 4 तक अनुच्छेद जब पढ़ोगे तो उसमें बेहतर ढंग से डिस्कस किया गया है। और दूसरी अनुसूची में है राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन, है ना। अभी मैं इसका तरीका बताऊंगा कैसे याद किया जाता है, उसकी लिए बेफिक्र रहिए। देखिए, मतलब इसमें बता तो दिया गया वेतन, है ना। मतलब तो देखिए, वेतन के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, मतलब दूसरी अनुसूची में रखे गए हैं। तो इसमें वेतन भत्ते और पेंशन की बात की गई है। तो इसमें भारत का राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, है ना, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, है ना, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सबको मतलब वेतन दिया जाएगा, है ना। इनमें से प्रधानमंत्री इन्वॉल्व नहीं है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना कि दूसरी अनुसूची के तहत किसको वेतन नहीं दिया जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और उसके बाद में बात करेंगे तीसरी अनुसूची, इसमें शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बात की गई है। तो ए ओथ की बात की गई है। तो इसमें से कौन से मतलब पदाधिकारी इन्वॉल्व रहते हैं, तो इनके बारे में चर्चा करूंगा। संघ के मंत्री रहेंगे और संसद के चुनाव के प्रत्याशी रहेंगे और संसद के सदस्य रहेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहेंगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रहेंगे, राज्यों के मंत्री रहेंगे, राज्य विधानमंडल के चुनाव के प्रत्याशी रहेंगे और राज्य विधानमंडल के सदस्य रहेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहेंगे। ये भी ध्यान रखना, है ना। शपथ ध्यान रखना, अभी मैं तरीका बताऊंगा। चौथी अनुसूची में क्या रहेगा कि इसमें रिनोट किया गया है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, है ना। तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये जब अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 2 मतलब अनुच्छेद 4(1) और 82 पढ़ोगे तो इसके बारे में आपको डिटेल में समझ में आएगा, है ना। इससे संबंधित चीजें दी गई है। और बढ़ेंगे 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध दिया गया है ना। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बातें ये है कि 244(1) पढ़ोगे तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है ना। 6ठी अनुसूची में है, इसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। AMTM से याद करना। तो राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए के प्रशासन के बारे में संबंध, मतलब उसमें SC और ST के लिए प्रशासन के बारे में किया गया है। इसमें है तो SC ST के लिए, छठों के लिए, लेकिन स्पेशल जो राज्य हैं AMTM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए। तो ये भी ध्यान रखना 6ठी अनुसूची में, है ना। तो यहाँ से आपको क्लियर होता होगा। अब मैं इसमें बता रहा हूँ कि 6ठी अनुसूची मतलब इसमें क्या कहते हैं, 6ठी अनुसूची हो ही गया, आपने अच्छे से पढ़ा। 7वीं अनुसूची के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। इसमें क्या है कि इसमें संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसके बारे में। क्या है अभी फिर देखिए, मैं 9वीं अनुसूची जब पढ़ाऊंगा तो ये चीजें मैं अभी पढ़ दे रहा हूँ, इसको मैं ब्लर कर दे रहा हूँ, छोड़ो इसको। देखिए, 7वीं अनुसूची में 3 मुख्य सूचियां, जैसे संघ सूची, इसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, एंड राज्य सूची स्टेट लिस्ट तथा कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं ना। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। तो ये ध्यान रखना। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा और चर्चा करूँ। देखो, ये 7वीं अनुसूची में 3 है अनुसूचियां दी गई, जिसमें संघ सूची के बारे में पहले बात करेंगे। संघ सूची में कुल 97 विषयों में वर्तमान में मतलब गणना की दृष्टि से 98 विषय का उल्लेख किया गया है ना, जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ को है। संघ मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है ना। तो संघ सूची के प्रमुख विषय कितने हैं? विषय तो बहुत हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत मुख्य विषय जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ऑप्शन देकर के पूछा गया है, तो वहां से आप ध्यान रखना। रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा और सिक्का, युद्ध और शांति, परमाणु ऊर्जा, राष्ट्रीय संसाधन, रेलवे, पोस्ट और मतलब पोस्ट ऑफिस, उस तरीके से, टेलीग्राफ, नागरिकता, नेविगेशन और शिपिंग यानी कि जो मतलब पानी की जहाज वगैरह ये सब चीजें होती है ना, और विदेशी व्यापार, ट्रेड, है ना, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य,
है ना, जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होते हैं वो चीज़ें, बैंकिंग, बीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, है ना, और जनगणना और चुनाव, उसके बाद में उच्च शिक्षा के लिए संस्थान और अन्य जो हाई जैसे नीट वगैरह वो सब कराती है ना, और सारी चीज़ें। तो ये है ना, इतनी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दिया। अब हम बात करेंगे जैसे अभी इसमें अब समवर्ती सूची के बारे में, मतलब राज्य सूची के बारे में बात करेंगे। तो राज्य सूची के बारे में बात करेंगे। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं, वर्तमान में गणना की दृष्टि से 59 विषय हैं, है ना। तो जिन पर कानून बनाने का मतलब किसके द्वारा बनाया जाता है, राज्य द्वारा, है ना। तो कुछ विषय हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने के मतलब पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से पता चलता है। तो इसमें सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, राज्य न्यायालय शुल्क, राज्य न्यायालय शुल्क, जेल, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, औषधालय का मतलब जहाँ पर मेडिकल जो दवाइयाँ होती हैं ना वो, और भारत के भीतर तीर्थ यात्रा जो भी मतलब तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे, शराब के नशे में विकलांग और बेरोजगारों को राहत देना, है ना, आबकारी विभाग भी इसके अंतर्गत है, और पुस्तकालय, संचार, कृषि, पशुपालन, जल आपूर्ति, सिंचाई एवं नहरों, मत्स्य पालन, सड़क यात्री और अन्य, है ना, और सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि और नहीं, बस ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे तो मैंने इनको इंक्लूड किया। और अगला है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 47 विषय, वर्तमान की दृष्टि देखा जाए तो 52 विषयों का उल्लेख है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। समवर्ती सूची के मुख्य विषय क्या है, स्टाम्प ड्यूटी, अनस्टाम्प जो पेपर होता है, ड्रग्स एवं जहर, है ना, दवाएं जो होती हैं, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, और शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद यानी कि तलाक जिसे बोलते हैं, एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय है ना। श्रम कल्याण जैसे इसमें 52 विषय शामिल किए गए हैं, बहुत और बाकी सारी चीजें हैं। तो यहाँ से आपको मतलब ये आपका क्लियर हो गया होगा, मतलब क्या कि जो 7वीं अनुसूची थी, है ना। अब बात करेंगे 8वीं अनुसूची में। अब हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची, है ना। तो 8वीं अनुसूची में क्या है कि यहाँ से, है ना, उसको वो कर देंगे। 8वीं अनुसूची में है भाषाएं, है ना, जो राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है 343 में। अभी उसको मैंने डिस्कस कर ही दिया है, उसके बारे में डिटेल में जब करेंगे। और 9वीं अनुसूची ये इंपॉर्टेंट है, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। मतलब क्या है, 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कही गई, जैसे कि अभी मैं बता देता हूँ। अच्छा, कहीं कहीं पे 100 विषय मिल जाएगा, मतलब क्या कहते हैं इसमें संघ सूची में, और राज्य सूची में 61 और इसमें 52, है ना। जैसा कि इसमें 66 एवं 59 दिखा रहा है तो गणना की दृष्टि से। लेकिन मैं फैक्ट बता दे रहा हूँ, एक बार मैं नोट करवा दूंगा, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो जैसा कि इसमें मैं बता दे रहा हूँ, 97 विषय संघ सूची की थी, लेकिन अब 100 विषय हो गए हैं। और राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 हो गए हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 हो गए हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखना। हालांकि ये पीपीटी में जो बनाई गई चीजें हैं, यही फैक्ट अब सही माना जाएगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था 8वीं अनुसूची में। तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं में कौन कौन सी भाषा है, इसको मैं थोड़ा सा एक बार ही बता देता हूँ, क्योंकि जब मैं 343 जब पढ़ाएंगे डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं 22 भाषा जो शामिल है ना उसके बारे में बता दूं। जब मूल संविधान बना था तो उसमें 14 भाषाएं थी, ठीक है। उसके बाद में अमेंडमेंट करके बनाया गया था, है ना। तो मैं बता देता हूँ पहले 22 भाषाओं का, जिसमें असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, है ना। और ये सिंधी भाषा कब जोड़ी गई थी, तो 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत। और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, है ना, ये जो जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत। और 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई थी, है ना। उसके बाद में बात करेंगे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वीं अनुसूची में क्या है कि इसमें कुछ अधिनियमों एवं विनियमों के बारे में दिया गया है। तो पहले मैंने 8वीं अनुसूची बताया, तो इसमें क्या है कि इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। मतलब सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था तो 1951 में जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ना, इसका मुख्य उद्देश्य था जो भूमि सुधारों एवं जमींदारों का उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि को न्यायालय के पुनर्विलोकन, है ना, जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति से बाहर किए जाने के। मतलब क्या था, पहले राजे रजवाड़ों के पास बहुत जमीन थी और कोई भूमिहर था, मतलब जिसके पास और कोई भूमिहीन था, तो जिसके पास ज्यादा जमीन थी तो वही चीजें इसमें हुई थी। बहुत सारी चीजें हैं, इसको मैं बताऊंगा बाद में। इसमें मतलब वर्तमान में 282 प्रविष्टियां हैं, जो कि
जो कई संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई हैं, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के वामन राव के मामले में 1981 में यह स्पष्ट कर दिया है कि 4 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती के मामले के निर्णय की तिथि के बाद में 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है ना। तो ये भी चीजें ध्यान रखना। अब बात करेंगे 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता, मतलब क्या होता था कि इसको कहा जाता है आयाराम गयाराम, क्योंकि दल बदल के बारे में डिस्कस किया गया है। मैं बता देता हूँ 10वीं अनुसूची में इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध है। इस अनुसूची में 22वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 मतलब अधिनियम 1985 22वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था, ये बात ध्यान रखना। और 91वें संविधान संशोधन 2003 में इसमें संशोधन किया गया, जिसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा गया था। 11वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे। इसमें पंचायत से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसमें पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय हैं, ध्यान रखना पंचायत में 29, है ना। 9, 2, 11 मतलब 11वीं अनुसूची में से तरीका है याद करने का। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें 243 है ना वाला कॉन्सेप्ट है। और 12वीं अनुसूची में क्या है, 12वीं अनुसूची में इसमें मतलब 12वीं अनुसूची लास्ट अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें क्या है, नगर पालिकाओं, इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व बताई गई हैं। इस सूची में 18 विषय हैं। इन अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था। 243 ब है ना, 243 डब्ल्यू के तहत ये जोड़ी गई थी। और इसमें 243 जी के तहत जोड़ी गई थी, जो 11वीं अनुसूची मतलब जोड़ी नहीं गई थी, इससे रिलेटेड संबंधित बातें हैं, जी जोड़ा गया था, है ना। और इसमें 100 क्या कहते हैं, जो पहली जो 10वीं अनुसूची थी 102 क्लॉज 2 के अंतर्गत और 191 क्लॉज 2, है ना। और जो 9वीं अनुसूची थी 31 बी, है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। अच्छा, ABCD लिखा रहा है कैपिटल में, समझ लो अमेंडमेंट हुआ है। तो ये चीजें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थी, है ना। ये सब चीजें आप पढ़े लिए हो, है ना, मैंने पहले ही बता दिया। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जहाँ तक मैंने अच्छे से करा दिया, इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप ध्यान से समझ जाओगे। अगर कोई फैक्ट रह गया है तो मैं उसको बाद में करा दूंगा, हालांकि मेरे ख्याल से इतना ही सफिशिएंट है ना। बाकी तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।